अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम फेडरल बोर्ड फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लाइव सेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आप तमाम लाइव सेशन की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके और इस वीडियो का लिंक जल्द से जल्द अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सके। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। तो फेडरल बोर्ड थर्मोडायनेमिक्स की आज का सबसे पहला एमसीक्यू, assume we can change the equilibrium state of a system through two different processes. Assume that the initial and the final state are the same. Which of the quantities delta U, delta Q, delta W, delta T must be the same for the two processes? Option A, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चार ऑप्शन हमारे पास हैं इस एमसीक्यू को इसका आंसर देने के लिए। 30 सेकेंड है आपके पास इसका आंसर करने के लिए। तो मैं इस एमसीक्यू समझा रहा हूँ। हमें कहा जा रहा है अज्यूम करें वी कैन चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट। हम इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज कर रहे हैं एक सिस्टम के थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेस। दो अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन उन प्रोसेस के नाम नहीं बताए। लेकिन कहा है अज्यूम दैट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर द सेम। हमें कहा जा रहा है कि आप अज्यूम कर लो कि इसकी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। दो अलग अलग प्रोसेस हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम है। विच ऑफ द क्वांटिटीज, चार क्वांटिटी है। डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू हीट फ्लो की बात हो रही है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन की बात हो रही है और डेल्टा टी चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है। मस्ट बी द सेम फॉर द टू प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट जब सेम रहती है तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो है, कौन सी दो ये चीज़ें जो है उन दोनों प्रोसेस में सेम रहेंगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि हीट फ्लो और वर्क डन दोनों प्रोसेस में सेम होगा। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डेल्टा यू और डेल्टा टी यानी इंटरनल एनर्जी और डेल्टा टी जो है वो सेम रहेगा। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हीट फ्लो और टेम्परेचर सेम रहेगा। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इंटरनल एनर्जी और वर्क डन सेम रहेगा। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। क्योंकि देखो क्या कह रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो क्या है, सेम है। तो याद रखिएगा कोई भी प्रोसेस जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम होती है वो प्रोसेस कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो होती है वो फाइनल इंटरनल एनर्जी की क्या होती है, बराबर होती है। यानी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, सेम। और इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन एनी प्रोसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी। ऑप्शन ए कन्वर्टेड टू हीट, ऑप्शन बी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन सी डिपेंड अपॉन द इनटेक and exhaust temperature, option D depend upon whether kinetic or potential energy is involved, and option E is 100%। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, in any process the maximum amount of mechanical energy that can be। इन पांचों ऑप्शन में से आपने जो है वो सेलेक्ट करना है और फिर मैं इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगा। तो यहां में कहा जा रहा है इन एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी। तो मैक्सिमम, अब एनी प्रोसेस का नाम तो नहीं बताया रहा कि हम आगे कुछ कहें। तो अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन इनटेक एंड एग्जॉस्ट टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन वेदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वॉल्व और इट्स 100%। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, किसी भी प्रोसेस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट में कितनी कन्वर्ट होगी, वर्क डन में कितनी कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी में कितनी कन्वर्ट होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रहा है। फ्रिक्शन लेस सिस्टम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी, और अगर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगी तो वर्क डन हमें इतना नहीं मिलेगा। तो इन एनी प्रोसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी किस पर डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के तौर पर क्या होती है, ज़ाया होती है। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई कितनी फ्रिक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल चेंज में इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी बिकम जीरो, ऑप्शन डी रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल चेंज की बात हो रही है, आपने अपना अपना एक ऑप्शन तो लिख देना है भाई कमेंट में। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है, सेम, और टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आएगी तो इंटरनल एनर्जी पर भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। डी, आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है इस वक्त स्क्रीन पर, अ थर्मोस बोतल कंटेनिंग हॉट कॉफी इज विगोरसली शेकिंग, कंसीडर कॉफी एज अ सिस्टम, देन इट्स टेम्परेचर। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस बिलो देन 0 डिग्री, ऑप्शन सी रिमेन द सेम, एंड ऑप्शन डी डिक्रीजेस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं इस एमसीक्यू के, और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि एक थर्मोस बोतल है जिसके अंदर गर्मा गर्म कॉफ़ी है और उसको विगरसली तेज़ी से आप उसे क्या करते हो, शेक करते हो, हिलाते हो। कंसीडर कॉफ़ी एज अ सिस्टम, कॉफ़ी को आप सिस्टम कंसीडर करें, दैट इज टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस बिलो देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रिमेन्स द सेम, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है इंक्रीजेस। भाई थर्मोस बोतल है ना, बचपन की बात बताऊं, बचपन में हम क्या करते थे, बर्फ जो है ना, पानी की जो बोतल होती थी उसमें बर्फ जमा के लेके जाते थे। अब जब ब्रेक का टाइम आता था तो बहुत सारी जो बर्फ होती थी वो जमी होती थी और हमें पानी पीना था। तो बर्फ को पिघलाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, उस बोतल को हिलाना शुरू करते हैं, शेक करते हैं। हिलाने से क्या होता है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लिहाजा उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और बर्फ जो है वो तेज़ी से क्या होती है, पिघलती है। तो सेम यहाँ यही है कि थर्मोस की बोतल है जिसमें गर्मा गर्म कॉफ़ी है, जब आप शेक करोगे तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कॉफ़ी के टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा होगा, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंक्रीजेस। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है, मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन इन द प्रोसेस कॉल्ड। हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है साइक्लिक, ऑप्शन बी आइसोथर्मल, ऑप्शन सी एडियाबैटिक, एंड ऑप्शन डी आइसोकोरिक। तो 4 ऑप्शन हमारे पास जो है इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है, जल्दी से काउंट करें भाई। जिन्होंने पढ़ा है ना एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो ये बहुत आसान है। मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन इन द प्रोसेस कॉल्ड, मैक्सिमम वर्क डन जो है वो किसके ऊपर, किस में होगा, तो सबको मालूम है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो है क्या होता है, जल्दी से कमेंट में लिखो भाई। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जल्दी कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चे सही लिखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो है वो मिनिमम होता है या 0 वर्क डन आप कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका मैक्सिमम पूछा गया है तो आइसोथर्मल, मिनिमम या 0 वर्क डन पूछा तो आइसोकोरिक। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। याद रहे ये सारे एमसीक्यू जो हैं वो फेडरल बोर्ड फिजिक्स के हैं, जो कि उनकी बुक की एक्सरसाइज में ये मौजूद हैं। अ हीट इंजन टेक्स इन 800 जूल ऑफ हीट एट 1000 केल्विन एंड एग्जॉस्ट 600 joule of heat at 400 Kelvin. What is the actual efficiency of this engine? Option A 25%, option B
40%, ऑप्शन सी 50% एंड ऑप्शन डी 75%। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। हीट इंजन है वो हीट एनर्जी कितनी ले रहा है, टैक्स इन यानी हीट एनर्जी ले रहा है 800 जूल, एग्जॉस्ट हीट रिजेक्ट कर रहा है 600 जूल। हमें एफिशिएंसी बतानी है। जल्दी से पेपर और पेन लेके सॉल्व कर लो। 30 सेकंड का टाइम देता हूं आपको। जो आंसर आपकी कैलकुलेशन में आ रहा है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। 30 सेकंड का टाइम लें और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं, फिर मैं इसको पूरे को सॉल्व करके बताऊंगा। बगैर कैलकुलेटर सॉल्व करना है, कैलकुलेटर की हमें जरूरत नहीं है। तो चले भाई, अपना अपना आंसर लिखा। अब मैं आपको समझाता हूं। भाई हीट एनर्जी है ना, वर्क डन, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। W किसके बराबर होता है, Q1 माइनस Q2। अब Q1 क्या है, हीट एनर्जी कितनी ले रहा है, हीट एनर्जी ले रहा है 800, हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है 600। Q1 क्या है, हीट एनर्जी कितनी ले रहा है 800, 800 माइनस 600 200 हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2/8, 2/8 किसके बराबर होता है 0.25, 0.25 को 100 से क्या करें, 0.25 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 25%। इसका क्या है करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 25%। तो इस MCQ का हमारे पास जो है करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 25% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। हमें कहा जा रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन बिकम कांस्टेंट। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। टेम्परेचर सोर्स जो है अगर हीट सोर्स का इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा कार्नोट साइकिल का टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें आपको एक बात बताई थी कि कार्नोट साइकिल में, कार्नोट इंजन में या तो हाई टेम्परेचर के टेम्परेचर को बढ़ा दो या कोल्ड के टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो। दोनों सूरत हाल में एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है। ये 2 तरीके थे ना। तो यहां में कहा जा रहा है हीट सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी जो होगी वो कार्नोट इंजन की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। और इसी तरीके से जहां हीट रिजेक्ट हो रही है जिसे सिंक कहते हैं, सिंक के टेम्परेचर को कम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 2 तरीके, हाई टेम्परेचर वाले को मजीद गर्म करो, लो टेम्परेचर वाले को मजीद ठंडा करो, एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ये वैल्यू याद करने वाली है। ऑप्शन ए 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 372.16 केल्विन, ऑप्शन सी 273.16 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी 273.16 केल्विन। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। ये वैल्यू याद रखनी है। दिस इज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए आप हमारा लेक्चर जरूर सुनिएगा, उसमें डिटेल में एक ट्रिपल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया। अ रियल गैस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एट एन आइडियल गैस एट। एक रियल गैस है ना, कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एन आइडियल गैस। एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लो डेंसिटी, ऑप्शन बी हाई प्रेशर, ऑप्शन सी हाई डेंसिटी एंड ऑप्शन डी लो टेम्परेचर। 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। A real gas can be approximated to an ideal gas। भाई सबसे पहले डिफरेंस देख लो, रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान एक मोटा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि आइडियल गैस में हम मानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन भी नहीं है, रिपल्जन भी नहीं है, जबकि रियल गैस में मामूली सी अट्रैक्शन है, मामूली सी क्या है, रिपल्जन है। तो हमें इस डिफरेंस को अगर हम खत्म कर दें तो एक रियल गैस जो है वो किसकी तरह बिहेव कर सकती है, आइडियल गैस की तरह। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखना होगा। गैस के मॉलिक्यूल को क्या रखना होगा, दूर दूर। तो गैस के मॉलिक्यूल को दूर दूर करने के लिए टेम्परेचर क्या करना होगा, ज़्यादा करना होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर हाई रखना होगा और प्रेशर क्या रखना होगा, प्रेशर हमें रखना होगा लो,
क्योंकि प्रेशर अगर हम लो रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर जा सकेंगे ना, हाई प्रेशर पे तो गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, करीब आएंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन, उनके दरमियान रिपल्शन तो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक गैस को, रियल गैस को हमें आइडियल गैस तक लाना है, तो उनको दूर दूर करना है ताकि इनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन कम हो जाए। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, हाई प्रेशर में तो ये करीब करीब आ जाएंगे, हाई डेंसिटी में भी मॉलिक्यूल को करीब करीब करना होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में कहा जरा लो टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर लो करेंगे तो भी करीब करीब आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी के लिए हमें टेम्परेचर हाई रखना होगा और प्रेशर क्या रखना होगा, लो रखना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, लो डेंसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन में मौजूद है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टू बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, देन हमें कहा जा रहा है गैस है जिसके वॉल्यूम को हम 4 टाइम बढ़ाना चाहते हैं, 4 गुना बढ़ जाए, देन क्या करना होगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी डबल। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर मस्ट बी increase by 4 times. Option C, at constant temperature the pressure must be increased by 4 times. ऑप्शन डी में कहा जा रहा है it cannot be increased। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें, देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टू बी इंक्रीज बाय 4 टाइम, अगर हमें गैस के वॉल्यूम को 4 टाइम बढ़ाना है, देन ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी डबल, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को डबल करेंगे। भाई टेम्परेचर को अगर डबल करेंगे तो गैस का वॉल्यूम डबल होगा, प्रेशर को डबल करोगे तो गैस का वॉल्यूम दोबारा आधा हो जाएगा, मतलब उसी जगह पे आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कैन नॉट बी इंक्रीज, नहीं भाई गैस का वॉल्यूम तो बढ़ सकता है, ए और डी तो नहीं है। सी में कहा जा रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज बाय 4 टाइम, प्रेशर को 4 गुना बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर तो वो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, द टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज बाय 4 टाइम, टेम्परेचर जो है वो, और बेस्ट आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज बाय 4 टाइम, यानी टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में होना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है इसका एट कांस्टेंट प्रेशर the temperature must be increased by 4 times. B is the correct answer. Next MCQ हमारे पास है, in which of the system listed below the entropy decreasing। भाई एंट्रोपी वाला हमने डिटेल में लेक्चर लिया भाई, और उस पर माशाल्लाह बच्चों के कमेंट भी ऐसे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, ताकि मुझे उससे पूरी उम्मीद है कि एंट्रोपी पर मैंने सही मेहनत की है। तो इन विच ऑफ द सिस्टम लिस्टेड बिलो द एंट्रोपी डिके, इनमें से कौन सी सिचुएशन है जिसमें एंट्रोपी कम होगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अ गैस इज कूल्ड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अ प्लेट इज शटर्ड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एन एग इज स्क्रैम्बल्ड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अ ड्रॉप ऑफ डाई डिफ्यूजेस इन अ कप ऑफ वाटर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, इन विच ऑफ द सिस्टम लिस्टेड बिलो द एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, इन विच ऑफ द सिस्टम लिस्टेड बिलो द एंट्रोपी डिक्रीजिंग। तो करेक्ट आंसर में बताना भाई एंट्रोपी क्या, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, मॉलिक्यूल के दरमियान बेतरतीबी की बात करेंगे। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें बेतरतीबी में कमी आ जाएगी। ओके, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अ प्लेट इज शटर्ड, प्लेट जो है वो शटर्ड बिखर जाए, नहीं बेतरतीबी बढ़ जाएगी। एन एग इज स्क्रैम्बल, एक जो है स्क्रैम्बल हो जाए, मतलब बेतरतीबी बढ़ जाएगी। डी में कहा जा रहा है ड्रॉप ऑफ डाई डिफ्यूजेस इन अ कप ऑफ वाटर, एक इंक का कतरा जो है वो पानी में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, तो भी बेतरतीबी बढ़ जाएगी क्योंकि इंक के ड्रॉप दूर दूर चले जाएंगे। ए में कहा जा रहा है गैस इज कूल्ड, गैस ठंडी हो जाएगी, गैस ठंडी हो जाएगी तो इसके मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, इसमें बेतरतीबी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिहाजा से एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए अ गैस इज कूल्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, यही फेडरल बोर्ड फिजिक्स का, इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ अ कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी eta are each decreased by 100 Kelvin then the efficiency। हमें कहा जा रहा है कि कार्नोट इंजन है ना, कार्नोट इंजन जो है सोर्स और सिंक का एक टेम्परेचर है, उसकी इफिशिएंसी जो है वो ईटा थी, और दोनों के टेम्परेचर को हमने क्या किया, 100 केल्विन जो है वो दोनों के टेम्परेचर को कम कर दिया, देन द इफिशिएंसी। देखो अब तक तो हमने ये कहा था ना कि इफिशिएंसी बढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है कि सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा दो या सिंक के टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो, इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अब ये वाहिद सवाल है, इससे पहले इस टाइप का सवाल डिस्कस नहीं हुआ, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर को हम 100 केल्विन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो इफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चले भाई मैं आपको फॉर्मूले से समझाता हूँ। भाई इफिशिएंसी का फॉर्मूला है, इफिशिएंसी बराबर है T1 - T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, यही है ना। अब 100 केल्विन इसको भी कम कर दो, 100 केल्विन इसको भी कम कर दो, तो T1 और T2 के दरमियान जो डिफरेंस होगा उस पर कोई फर्क पड़ेगा, जवाब है नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा।
भाई T1 और T2 के दरमियान डिफरेंस देखो, 100 केल्विन इसको भी कम किया, 100 केल्विन इसको भी कम कर दिया, दोनों के दरमियान डिफरेंस में कोई फर्क पड़ेगा? मिसाल के तौर पे इनिशियली ये 500 था, ये 300 था, अब दोनों को 100 कम कर दो, 500 में से 100 कम करो 400 हो गया, ये 300 था, 300 में से क्या किया 100 कम किया 200 हो गया, 400 में से 200 माइनस करो कितना आएगा? आंसर 200 आएगा। लेकिन इनिशियली ये 500 था, ये 300 था, 500 में से 300 माइनस करो तो भी आंसर 200 आना था। तो अगर दोनों को 100 केल्विन अगर कम कर देते हैं तो दोनों के डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी T1 और T2 का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जबकि T1 क्या हो जाएगा? अब इसको कांस्टेंट मानो तो दोनों के दरमियान कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कम होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई ये अगर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक को कम करो दूसरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये इनका डिफरेंस तो कांस्टेंट रहा। अब T1 है ना, अब T1 जो है अगर ये अगर कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी आंसर हमारा क्या होगा? इंक्रीज इसका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ अ कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ईटा आर ईच डिक्रीज बाय 100 केल्विन देन द एफिशिएंसी ईटा। एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? एफिशिएंसी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी, इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर फेडरल बोर्ड फिजिक्स की एक्सरसाइज के थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं एमडीकेट या ईकेट की, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जो कि वीकली बेस पे होते हैं और तमाम कोर्स के मुकम्मल लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है उनको प्ले करके देख सकते हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट की एबिलिटी एक जैसी तो नहीं होती ना। इतने क्लास में अगर फिजिकल क्लासेस में 40-50 स्टूडेंट हैं, अब टीचर ने एक बार ये लेक्चर डिलीवर कर दिया तो किसी स्टूडेंट की पिक करने की सलाहियत जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो कोई वीक होता है। अब वो वीक स्टूडेंट जो होता है वो टीचर से एक आध बार सवाल तो कर सकता है, लेकिन पूरा लेक्चर टीचर से रिपीट तो नहीं करवा सकता। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो थोड़े से कमजोर होते हैं तो वो लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम 2 बार 3 बार रिपीट करके भी वो अपनी बेसिक को क्या कर लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो भी ज़हीन स्टूडेंट के मद्दे मुकाबिल आ सके, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लाइव सेशन आपको जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।